पूरे दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी देकर एक नया निशाना साधा जा रहा है। और इस युद्ध के निशाने में कौन कौन आ सकता है इस जद में और उसका खतरा कितना बड़ा हो सकता है, ये विश्लेषण भी अब आपको जानना चाहिए। क्योंकि वर्ष 1984 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था थ्रेड्स। शीत युद्ध के दौरान ये फिल्म एक काल्पनिक युद्ध पर आधारित थी और इसमें ब्रिटेन पर सोवियत रशिया के परमाणु हमले और उससे होने वाली तबाही को दिखाया गया था। और ये सोवियत रशिया की तरफ से होने वाले संभावित परमाणु हमले पर बनी कोई पहली या आखिरी फिल्म भी नहीं थी। शीत युद्ध के दौर में हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी थी और यह सिलसिला शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी जारी रहा। यानी अमेरिका और उनके मित्र देशों पर होने वाले परमाणु हमले हॉलीवुड के निर्माता और निर्देशकों को काफी ज्यादा पसंद आए। और यूं भी हम कह सकते हैं कि हॉलीवुड इस काल्पनिक डर को रशिया के नाम पर बेचता रहा। लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में दिखने वाला यह डर आज इतना काल्पनिक नहीं रहा है और शायद परमाणु युद्ध का खतरा आज मानवता की दहलीज तक पहुंच भी चुका है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के बाद आज दुनिया एक बार फिर से उसी डर को महसूस कर रही है। और इस डर की वजह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान है। और इसलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इस विश्लेषण के साथ इंसानी लालच और उसके युद्ध प्रेम का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन पहले आपको व्लादिमीर पुतिन का वो बयान जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका असर सिर्फ यूक्रेन या पश्चिमी देश ही नहीं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф, что роза ветров может развернуться и в их сторону. यानी पुतिन अपने इस बयान में पश्चिमी देशों को स्पष्ट लहजे में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन के मुद्दे पर उन्हें उकसाते रहे और उन्हें परमाणु हथियारों की धौंस दिखाते रहे तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे और उनके पास भी वो संसाधन है, उसका इस्तेमाल कर वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि वो कोई ब्लफ नहीं खेल रहे हैं, यानी वो सिर्फ डराने के लिए हवाई धमकी नहीं दे रहे हैं, वो इसे लेकर सीरियस है। हालांकि 24 फरवरी 2022 यानी कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से ये पहली बार है जब व्लादिमीर पुतिन ने इस लहजे में परमाणु हमले की चेतावनी दी है। और इसलिए उनका ये बयान बेहद गंभीर और चिंताजनक भी माना जा रहा है। लेकिन आज आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आज से करीब 7 महीने पहले जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो पुतिन ने इसे युद्ध या हमला न कहकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था। यानी कि ऐसा सैन्य अभियान जिसे कुछ खास लक्ष्य हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया था। और तब यही माना जा रहा था कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ बड़े और भारी तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यह भ्रम जल्दी ही दूर हो गया और रशिया इस दौरान यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हवाई हमलों के साथ साथ रॉकेट, तोप, टैंक और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल भी कर चुका है। और सिर्फ परमाणु हथियारों का प्रयोग ही अब बाकी रह गया। यानी ये युद्ध कोई विशेष सैन्य अभियान नहीं है जैसा कि पुतिन बता रहे थे, और अब ये उनकी नाक का भी सवाल बन चुका है। और इसलिए उनकी ये धमकी और भी ज्यादा डरावनी नजर आ रही है। लेकिन आज आपको व्लादिमीर पुतिन की इस धमकी का बैकग्राउंड भी जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल पुतिन ने रशिया की मिलिट्री पावर को बढ़ाने के साथ ही यूक्रेन के डोनबास इलाके पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी भी तेज कर दी है। और वो डोनबास में आने वाले डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलावा खेरसोन और जेपोरिजिया को भी अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए अब उन इलाकों में जनमत संग्रह कराए जाने की तैयारी। और ये वो इलाके हैं जहां अभी रशिया या फिर रशिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का कब्जा है। इन इलाकों में रशियन बोलने वाले लोगों की काफी ज्यादा संख्या है और इसलिए यह भी माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग रशिया में शामिल होने के लिए वोटिंग कर सकते हैं।
और अगर पूर्वी यूक्रेन के ये इलाके रशिया में शामिल हो जाते हैं तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनका सिर्फ रणनीतिक ही नहीं आर्थिक महत्व भी है। और इसलिए अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश इसी शुक्रवार से होने वाले जनमत संग्रह का विरोध कर रहे हैं और इसे अनैतिक भी ठहरा रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2014 में रूस ने कुछ इसी तरह क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। 27 फरवरी 2014 को रूस के कुछ बंदूकधारियों ने वहां की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था और इन सैनिकों की वर्दी पर कोई बैज भी नहीं था। इसलिए शुरुआत में तो पुतिन ने यह मानने से भी इनकार कर दिया था कि ये सैनिक रशियन सोल्जर है। बाद में 6 मार्च 2014 को क्राइमिया के संसद में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी और 16 मार्च को क्राइमिया में जनमत संग्रह करवाया गया और इसमें 97% लोगों ने रशिया में शामिल होने के पक्ष में वोटिंग की थी और इस जनमत संग्रह को भी अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अवैध ठहराया था और इन देशों ने रशिया पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसके बावजूद क्राइमिया पर आज रशिया का कब्जा है और अब वो डोनेट्स्क और लुहान समेत यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी ऐसा ही कब्जा करना चाहता है, लेकिन तब उसे कुछ प्रतिबंधों के सिवाय कोई बड़ा सैन्य प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं और यूक्रेन उसे कड़ी टक्कर भी दे रहा है। वैसे 13 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि उनकी सेना ने रशिया के कब्जे से अपने 6000 वर्ग किलोमीटर की जमीन छुड़ा ली है और अब वो क्राइमिया को भी आजाद करा के ही रहेंगे। जबकि पुतिन भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जनमत संग्रह के बाद जब डोनबास और दूसरे इलाके रशिया का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर यहां होने वाला हमला रशिया पर हमला माना जाएगा और रशिया अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा, फिर चाहे उसे परमाणु बम ही क्यों न दागने पड़े। और इसलिए अब रूस ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा रूस की एयरफोर्स के 600 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के नजदीक तैनात कर दिए गए हैं, जो एक इशारा मिलते ही यूक्रेन पर बड़ा हमला करने को भी पूरी तरह से तैयार है। Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. यानी समझौते की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही और इसलिए आपको इस जंग में पश्चिमी देशों की भूमिका को भी समझ लेना चाहिए। ये देश भले ही सीधे तौर से युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन वो नेटो के नियमों के अनुसार यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को HIMARS यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी दे चुका है और लंबी दूरी तक हमला करने वाले इस हथियार से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह कई दूसरे देशों ने भी यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी मुहैया करवाई है। कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली इन मिसाइलों ने रूस के कई हेलीकॉप्टर्स और टैंकों को नष्ट किया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है और यह काफी कारगर साबित हो रहा है। अब तक 30 से ज्यादा पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भी दे चुके हैं। यही नहीं, आज संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी व्लादिमीर पुतिन के इस बयान की निंदा की और उन्हें चेतावनी भी दी है। Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. तो आप आज भले ही परमाणु हमले की इस धमकी को सामान्य समझ रहे हो, लेकिन आज आपको इस धमकी के मायने भी समझ लेने चाहिए, क्योंकि 77 वर्ष पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के एक विमान ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था और यह दुनिया का पहला परमाणु हमला था।
लिटिल बॉय नाम के इस परमाणु बम के फटते ही हजारों लोग भाप बनकर उड़ गए थे और यह पूरा शहर तबाह हो गया था। कुछ सेकंड्स के भीतर ही एक जीता जागता शहर शमशान में तब्दील हो गया था और हिरोशिमा का वजूद मिट चुका था। इस एक बम ने वहां के 1,40,000 लोगों की जान ले ली थी और अमेरिका यही नहीं रुका था। 3 दिन बाद उसने जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर भी बम गिराया था और वहां भी 40,000 लोगों की जान चली गई थी। इन दोनों बमों ने जापान को घुटनों पर ला दिया था। उसने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए थे और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। मित्र देशों ने यह महायुद्ध भले ही जीत लिया था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में इंसानियत हार गई थी और इन बमों ने दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं और इनसे निकलने वाला रेडिएशन जंग के बाद भी हजारों जापानियों की जान लेता रहा, उनके जिस्म को जलाता रहा। यह तबाही इतनी भयानक थी कि फिर दुनिया में कभी कोई परमाणु बम नहीं दागा गया और भविष्य में भी इंसानियत को यह जुल्म ना सहना पड़े, इसके लिए कई समझौते भी हुए, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां परमाणु बनाने का मोह नहीं छोड़ पाई और इसके बदले ज्यादा से ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ शुरू हो गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 की शुरुआत में दुनिया भर में कुल 13,080 परमाणु हथियार मौजूद थे। इसमें सबसे ज्यादा 6,255 परमाणु बम अकेले रशिया के पास मौजूद हैं, वहीं अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम है। चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के परमाणु जखीरे में 156 न्यूक्लियर हथियार शामिल है। और ये परमाणु हथियार किसी शहर या देश को नहीं, पूरी दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता रखते हैं। और आज व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बाद ये परमाणु हथियार हर किसी को डरा रहे हैं। और आज आपको ये भी समझना चाहिए कि युद्ध से बर्बादी के सिवाय किसी को कुछ नहीं मिलता और ये सबक आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकेंगे। В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужніші розуми світу, щоб Росії надати навіть шанс про це думати. І мені здається, цього не буде, якщо чесно. आज विश्व शांति दिवस भी है और ऐसा नहीं है कि इस युद्ध को खत्म करने या शांति बहाली के लिए प्रयास नहीं हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार दोनों देशों के नेताओं से मानवता के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील कर चुके हैं, लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि इंटरनेशनल पीस डे के दिन ही हम सब परमाणु युद्ध की धमकियां सुन रहे हैं और ये धमकियां हवा में नहीं उड़ाई जा सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अभी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है।